The Dilemma of the Ghost. It was written by Ama Edo. She is a Ghanaian playwright and setting a play sets in the Ghana at unspecified time. A young Fanti man that returned from America with African wife, and this play consists of 5 acts. Narration technique. It's a dilemma tale convention African traditional oral genre, and that is pervasive in the African folk lore with storytelling technique जो कि जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होती है ओरल लिटरेचर फॉर्म के अंदर अपनी स्टोरीज अपने सिंग्स जो भी मैसेज उनका चाहे मोरल हो या कोई भी उसको वो कन्वे करते हैं। इसी तरीके से प्रिल्यूड इस्तेमाल किया गया जो कि कोरस के तौर पर इस्तेमाल होती है, जैसे कि ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर कोरस रोल प्ले करता है, यहाँ प्रिल्यूड जो है रोल प्ले कर रही है। पोइटिक और लिरिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। बर्ड ऑफ वेस साइड। इसी तरह स्टोरी टेलिंग स्किल अफ्रीका में जैसे कि मैंने आपको बताया उसने राइटर ने उसका इस्तेमाल की करके जो मॉडर्न फोक आर्ट को प्रमोट करने की कोशिश की है, और इसमें जो सोशल इश्यूज हैं फेमिनिज्म और कंजर्वेटिव थॉट्स और स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड टूवर्ड्स द वीमेन उसको हाईलाइट किया है। शी इज़ अ फीमेल writer, so she just want to convey and she want to highlight the issue this should be changed in Ghana society, in Akan culture. She got inspiration from Ghanaian storytelling traditions. That's why she was saying I come from people who told story, और इसी तरह she was talking about the stories and sing song. और अगर आप इसका स्टाइल को लैंग्वेज के हवाले से देखें तो बहुत ही रोमांटिक और बड़ी लिरिकल और पोइटिक लैंग्वेज है, जैसे फॉर माउथ मस्ट नॉट टेल एवरीथिंग समटाइम्स आइज कैन सी। पाम ट्रीज़ की बात कर रही है, गोल्डन बीचेस वगैरह का इस्तेमाल है जिसमें नेचर उस इलाके के जो घाना की जो आप कह सकते हैं जो लैंडस्केप है उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। नरेशन स्टाइल एंड एलिमेंट्स के बाद टाइटल जो है इज़ अ रेफरेंस टू द चिल्ड्रंस फोक tale song about the wretched ghost, and that ghost was struck between the 2 points. Confusion का शिकार है whether to go to the Cape Coast or Armenia Coast, and these coasts have a special importance for the slave trade. They are transported from these coasts to the America. So confusion state में वो ये अल्फाज दोहराता है I don't know, I can't tell. Proverbs का इस्तेमाल किया गया है when the left hand wash the right and the right hand wash the left. Paradox to पैरेलल आइडियाज़ ब्लैक एंड वाइट ह्यूमन स्टाइल और पर्सोनिफिकेशन में उसने यूज़ किया है द नेचर को बहुत ज़्यादा आप इस प्ले के अंदर देखेंगे। द क्वीन मदर ऑफ द नेचर एंड हाउ वॉज इट सिट व्हेन पास्ट माई हाउस। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें ट्रेसेस नजर आएंगे। करेक्टर्स हैं आटो है और यूलालई, एजीकोम जो कि मदर हैं, मोनिका जो सिस्टर है और वो अनएजुकेटेड है, इवन अमेरिका को भी वो प्रोनाउंस नहीं कर सकती, उसे अमेरिका कहती है। नाना ग्रैड मदर है जो कि शी ऑल्सो हैविंग अ कंजर्वेटिव थॉट्स, और इसी तरह फर्स्ट सेकंड वुमेन और कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। क्रिटिकल एनालिसिस के हवाले से देखें तो वो जो क्रिटिक हेलन है गैल्बर्ट वो कहते हैं कि द डिलेमा ऑफ गोस्ट रीस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन अफ्रीका एंड डायस्पोरा। क्या कंडीशन आइसोलेशन एलिनेशन फील करते हैं जब वेस्टर्न कल्चर और अपने अफ्रीकन कल्चर के दरमियान में स्टक हो जाते हैं कैरेक्टर, स्पेशली आटो जो कि बिटवीन वेस्टर्न और घाना के अकान कल्चर के दरमियान स्ट्रक हो जाता है, डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है, एलिनेशन आइसोलेशन का शिकार हो जाता है। इसी तरह यूलाली जो एक फैंटेसी की दुनिया के तौर पर जो घाना अफ्रीका जिराफ और इस किस्म की नेचर को ले रही होती है, यहाँ आकर सिचुएशन वॉज टोटली ऑपोजिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कहती है एन एंथियोलॉजी ऑफ अफ्रीकन फीमेल प्ले राइट्स वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट एन अमा आटा एडोस क्लासिक पीस द डिलेमा ऑफ द गोस्ट दैट स्टिल रेजोनेट मोर फॉर डिकेड्स। इसी तरह थीम ऑफ मैरिज है, यहाँ पे अफ्रीकन कल्चर में लव मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं है, अरेंज मैरिज की जाती है। इसी तरह जो एजिकोम जो होती है वो सेल आउट करती है शीप को ब्राइड की प्राइस को, लेकिन उसका जो बेटा बताता है कि ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, और लेकिन जो मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट इशू जो कि जब वो अफ्रीकन कल्चर के अंदर जब वो दो लोग शादी करते हैं तो बेसिकली दे इन्वॉल्व द फैमिलीज कम्युनिटीज़ एंड क्लेन्स। इसी तरह अफ्रीकन जो सोसाइटी मैरिज मीन स्ट्रेंथनिंग द टाइम्स बिटवीन फैमिलीज़। और अगर हम बात करें मोनेटरी टर्म में तो पॉलिटिकल सोशल टर्म्स में जो
इसको डिफ़ाइन किया जाता है। डिलेमा ऑफ द घोस्ट में जब आटो बताता है कि ही इज़ ऑलरेडी मैरिड विद एन अमेरिकन एफ्रो अमेरिकन वीमेन, सो जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो बहुत ज़्यादा शाउट करती है, शाउट, और पूरा घर ही सरप्राइज हो जाता है। आटो कहता है बट आई एम ऑलरेडी मैरिड मॉम। सब लोग कहते हैं यू आर मैरिड मैरिड, और नाना कहती है जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो भी शॉक्ड का शिकार हो जाती है, और वो कहती है माई ग्रैंड चाइल्ड सो यू हैव मैरिड, वाई डिड यू नेवर राइट टू टेल अस, कि तुमने मुझे ख़त लिखने की भी ज़हमत नहीं की और अपनी नानी को तुम बताते कि तुम शादी कर चुके हो। अब यहाँ थीम ऑफ स्लेवरी आता है, और अब जो आटो की जो फैमिली है, कंसिडरिंग दैट हिज वाइफ इज़ वाइट बट ही क्विकली शोज, पूरी फैमिली समझती है कि उसने किसी अमेरिकन औरत, सफ़ेद रंग वाली औरत से शादी की होगी, लेकिन वो बताता है शी इज़ एज ब्लैक एज वी ऑल आर, जिस तरह हम लोग काले हैं, गाना से बिलोंग करते हैं, अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, वो लड़की भी उसी तरह बिलोंग करती है। शी इज़ फ्रॉम द स्लेव फैमिली, के पीछे से इसके डिसेंडेंट जो हैं वो स्लेव हैं, और इसी तरीके से फैमिली क्रिएट अप। और जो नाना होती है वो कहती है रिस्पॉन्स इन दिस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, कि वो कहती है मैं क्या जवाब दूंगी अपने बुज़ुर्गों की रूहों को, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट्स का बहुत रोल है अफ्रीका में, और रिचुअल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। माई स्पिरिट मदर आउट टू हैव कम फॉर मी अर्लियर, नाउ व्हाट आई शैल टेल देम हु आर गोन। इसी तरह फर्स्ट वुमेन सेकंड जो नेबर हैं वो बात कर रहे होते हैं आपस में, भाई एक नई औरत है, स्ट्रेंजर एंड द स्लेव, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन फेस द प्रॉब्लम लाइक जूलालई। जिस तरह ये सिर्फ यही नहीं कि जूलालई प्रॉब्लम फेस कर रही है, यहाँ वो वाइट एक्सपेक्ट करते हैं और ब्लैक वीमेन आ जाती है। कहते हैं पूरे अफ्रो अमेरिका में यही ट्रेंड है कि जूलालई जिस तरह देखती है ना ख्वाब कि मैं सुबह उठूँगी और मेरी स्किन ब्लैक जो है वो मिल्क वाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मेरे जो हेयर्स हैं सॉफ्ट ब्लॉन्ड कलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन हैं जो कि अमेरिका के अंदर अफ्रो अमेरिकन वुमेन एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि इन्फेरिटी कम्प्लेक्स को भी, उनकी साइकोलॉजी को भी डिपिक्ट करती है। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, मॉडर्न टाइम की भी ट्रेसेस हैं, अमेरिका से पढ़ के आया है वो बंदा। और अब ये होता है कि घानियन इज़ अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, जहाँ कंजर्वेटिव, जहाँ हमेशा याद रखें अफ्रीका एक ऐसा ख़ित्ता है, एक ऐसे मतलब जहाँ पे ओरिजिन और जहाँ पे जो रूट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और जो आटो जो होता है वो क्या करता है, शादी तो कर लेता है, मैरिज विदाउट द ब्लेसिंग एंड परमिशन ऑफ हिज फैमिली। एज ई कॉम जो होती है मदर, वो जो होती है डेट जो उसने लिया हुआ होता है अपने बच्चे की तालीम के लिए या अखराजात वगैरह के लिए, अब वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि आटो जब वापस आएगा तो वो सारा डेट अदा किया जाएगा। सो ये बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं कल्चर क्लैशेस में। और जब उसे पता चलता है उसका बेटा शादीशुदा है, तो उसकी अपनी जो डॉटर इन लॉ है, अपनी बहू को वेलकम करने के लिए स्नेल्स जो होती हैं वो एक बेसिकली वहाँ की ट्रेडिशन है कि वो अपनी बहू को स्नेल्स का तोहफा देते हैं कुकिंग वगैरह के लिए। लेकिन वो जो होती है वो अमेरिका से पढ़ के आई होती है, वो स्केर्ड हो जाती है, फ्राइटन होने की, वो जो स्नेल्स होते हैं उठा के बाहर फेंक देती है और उनको सेवेजेस कहती है। सो इट्स अ क्लैश बिटवीन द अमेरिकन एंड गानियन कल्चर, यूलालई एंड एजीकोम। इसी तरह माँ और बहू के दरमियान, और इसी तरीके से आटो और मियाँ बीवी के दरमियान क्लैश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यूलालई डिसाइड फॉर हर बर्थ कंट्रोल, अब यूलालई डिसाइड करती है कि अब उसे वो बच्चा पैदा नहीं करना चाह रही होती, और जो उसका हस्बैंड बेसिकली स्टार्ट में तो आटो जो होता है वो ही, दोनों मियाँ भी डिसाइड करते हैं कि अभी हमें बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। लेकिन अफ्रीकन कल्चर के अंदर आप शादी के बाद आप वो कामयाबी इस बात को समझते हैं कि आप बच्चे पैदा करें। तो जब उन्हें पता चलता है फैमिली को कि वो लोग जो हैं, वो यूलालई जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो उसको वो समझते हैं कि जो बर्न जो है, बिकॉज किसी औरत का, मैरिड औरत का बच्चा ना होने को वो ये अज्यूम करते हैं कि कर्स है, एक सिन है, और वो दुनिया की बदकिस्मत तरीन औरत। वहाँ का कल्चर, क्योंकि वहाँ के लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते जैसे अकान कल्चर के अंदर, अकान सोसाइटी के अंदर। इसी तरीके से प्रोवर्ब्स बड़ी मशहूर है, आर देयर ट्रीज विच नेवर हैव एनी रूट्स। वो औरतों को इस तरीके से जो चाइल्डलेसनेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जो है यूलालई, शी वाज टेकिंग द बर्थ कंट्रोल मेडिसिन, और उसकी जो फैमिली वो सोचती है कि चूँकि वो एजुकेटेड नहीं होते तो वो डिफरेंट वे से उसको लेते हैं। अब ये होता है कि आफ्टर द न्यूज़ अबाउट यूलालई जो है यूलालई चाइल्डलेसनेस, होल फैमिली केम टू सी द ऑटो यस एंड आस्क्ड टू मैनेज द हर्बल पोशन। अच्छा, फैमिली डिसाइड करती है
कि हम एक रिचुअल जो है ना वो सेलिब्रेट करेंगे और एक हर्बल पोशन जो है यूलालाई को देंगे, से इसका स्टमक वॉश हो जाएगा और फिर वो शी कैन गिव द बर्थ टू द चाइल्ड। तो एजी कॉम वो कहती है अपने बेटे को कि व्हाई डिड यू नॉट टेल अस दैट यू और योर वाइफ आर गॉड्स एंड यू कैन क्रिएट योर ओन चिल्ड्रन व्हेन यू वांट देम। बिकॉज एजुकेटेड नहीं होते, वहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँची होती है, बट कंट्रोल मेडिसिन के बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो माँ ये समझती है और आगे से अपने बेटे को कहती है कि मतलब तुम्हारी जो बीवी है वो गॉड्स की तरह, जब तुम चाहो तुम बच्चा पैदा कर सकते हो। सो दिस इज़ द समथिंग विच रिप्रेजेंट दे आर अनएजुकेटेड पीपल। उनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट मेडिसिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। सो ये अकान कल्चर के कंजर्वेटिव और उसके आप कह सकते हैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड्स, उनके रिचुअल्स को रिप्रेजेंट कि कितना स्टीरियोटिपिकल और कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट था। इसी तरीके से इग्नोरेंस ऑफ अकान सोसाइटी एंड देयर प्रिमिटिव बिलीव्स, कि वो पुराने वक्तों हुई के बिलीव्स को लेके साथ चल रहे होते हैं। तो यूलालाई एट द कल्चर क्लैशेस होते हैं, तो वो एट द एंड वो गुस्से में आके यूलालाई जब उसकी सास उसको गिफ्ट देती है स्नेल्स का कि वो उसे कुक करे, जो अफ्रीकन कल्चर की एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली, तो वो उठा के जब बाहर फेंकती है तो वो बाद में गुस्से में कहती है मोर सेवेजेस देन द डायनासोर्स विद देयर स्नेल्स एंड देयर पोशन, के इस कदर दे आर कंजर्वेटिव। जब उसे गुस्सा, जब वो उसकी माँ की इंसल्ट, उसके रिलेटिव की इंसल्ट करती है, वो उसे स्लैप करता है। इट्स अ फेमिनिस्टिक एलिमेंट। हाउ मच डज द अमेरिकन निग्रोज नो, आगे से कहता है, आगे से वो उसकी ब्लैकनेस को हिट करता है कि तुम अमेरिकन जो है ब्लैक हो तुम लोगों को। तो बेसिकली ये फेमिनिस्टिक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। यूजुअली कुड नॉट correlate with the traditions of African customs and the life। वो वही पुरानी हैबिट्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल कर रही होती है। और जो फर्स्ट वुमेन और सेकंड वुमेन है नेबरर्स, दे वर डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स। अब ये उसका सेकंड ये है कि ड्रम वहाँ अफ्रीका के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके रिचुअल्स, उनकी कस्टम ट्रेडिशन। जो ड्रम म्यूज़िक है वो सबसे ज़्यादा फेमस होता है। तो जब अपने किसी मैसेज को कन्वे करना चाह रहे होते हैं वो ड्रम म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं अफ्रीकन कल्चर के अंदर। जहाँ पे भी वो अंडरस्टैंड उस लैंग्वेज को नहीं कर पाती और वो स्केर्ड हो जाती है, फ्राइटेंड हो जाती है। सो शी वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड द कस्टम एंड ट्रेडिशन। एंड कॉनोटेटिव मीनिंग अगर आप देखें इज़ विच हंटिंग एंड कीप दैम सेफ फ्रॉम द फॉरेन स्पिरिट। और ये वो सारी ट्रेडिशन कल्चर क्लैशेस वगैरह सारे के सारे क्रिएट हुए। इसी तरीके से अगर हम एटो के करैक्टर को देखें, बींटू करैक्टर है। बींटू करैक्टर ऐसा करैक्टर है जस्ट लाइक अ गोस्ट, जो डिसीजन नहीं कर पाता। अब जब उसे स्लैप करता है तो उसकी बीवी रात के वक्त घर छोड़ के चली जाती है। तो जो एजी कॉम वो कहती है कि उसमें उसका कसूर नहीं है, तुम्हें बताना चाहिए था कि हमारे घर के कस्टम, हमारी ट्रेडिशन ये पहले उसे सिखाना चाहिए था, तब हमें हमारी फैमिली के अंदर उसको शादी करके लाना चाहिए था। सो बेसिकली वो अपने बेटे ही को मना करती है और रात के वक्त जो होती है यूलालाई वो घर छोड़ के चली जाती है। और इसी तरीके से आप देखें लेकिन ही इज़ बीन टू करैक्टर, ऐसा करैक्टर। और इसी तरीके से आटो जो होता है वो अनएबल टू रिकंसोल हिज वाइफ एंड वेस्टर्न एजुकेशन। ना तो अपनी बीवी के साथ और उसे बता सकता है कि हमारी ट्रेडिशन कल्चर क्या है। उसे फैंटेसी की दुनिया में उसकी बीवी रह रही होती है और वो अमेरिका में पढ़ के, अब उस वक्त जब पढ़ के आता है तो वो जो यूलालाई उसी फैंटेसी के अंदर वो ज्यूम कर रही होती है कि उसकी मैरिड जो लाइफ है वो ऐसी ही होगी। तो इसी तरीके से उसका प्रॉब्लम ये है कि वो वेस्टर्न एजुकेशन तो गेट कर लेता है, ठीक है, लेकिन वो बैलेंस जो है नहीं बरकरार रख पा रहा होता ट्रेडिशनल कल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। इसी तरीके से कोरस, जिस तरह जो टू वीमेन हैं आपस में डिस्कशन कर रही होती है, शैल आई गो टू द कैप्टन, शैल आई गो टू द अमीनिया, आई कांट टेल, शैल आई कांट टेल, आई कांट टेल, आई कांट टेल, आई कांट टेल, एट सीम दैट ही इज़ लॉस्ट एंड गोस्ट ऑफ हिज एंसेस्टर्स आर वॉचिंग हिम। कि वो अपनी उसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल उस फोक टेल के चिल्ड्रन सॉन्ग के अंदर जो गोस्ट होता है उसकी कंडीशन के साथ मैच कर रही होती है। यूलालाई कैरेक्टर को देखें तो वो बेसिकली शी डिसेंडेंट ऑफ द स्लेव, मीन नो हिस्ट्री, और उस ऐसी एक औरत है जिसकी कोई फैमिली ही नहीं है। स्लेव इवन के अफ्रीका के अंदर भी उनको ऐसे ही एज्यूम किया जाता है। सेम हैपेंड विद द एफ्रो डायस्पोरिक रिटर्नी, और शी बिकेम द सेंटर ऑफ डायलेमा व्हेन शी इंटरेक्ट विद द अकान वुमेन। और जब एक नए कल्चर के अंदर, एक नई सोसाइटी के अंदर आती है तो एजी कॉम के साथ, नाना के साथ, मोनिका के साथ उसकी जब बहस हो रही होती है
तो बेसिकली क्लैशेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीमेन को, जो कि गायत्री स्पिवक कहती है, वीमेन इज़ डबली मार्जिनलाइज्ड, डबली और ट्रिपली मार्जिनलाइज्ड। Thank you very much. I hope you understand this lecture.